हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है हमारी जो सीए फाउंडेशन में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। उसमें पहला नंबर पेपर जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो मैं आपको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो पूरा 100% सब्जेक्टिव है। राइट, 100% सब्जेक्टिव है। इसमें मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारा पूरा 100 नंबर का जो पेपर है, कुल मिला के इसमें हमें क्वेश्चन आते हैं 6। कुल मिला के पेपर में हमें 6 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। और जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन जो पेपर में हमें आता है 20 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन हमें जो ट्रू फॉल्स वाले आते हैं, ट्रू फॉल्स विद रीजन वाले आते हैं। और मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कह सकते हो 10 से 12 नंबर का, 14 नंबर का जो हमें क्वेश्चन होता है वो ट्रू फॉल्स विद रीजन होता है। ठीक है, और कुछ हमें एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, और एक आधा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का कई बार आप देख सकोगे आपको वो किस चीज का आ जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है। राइट, जैसे कि अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम जो अभी तक हमारे हुए हैं, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूं अभी की, हमारा जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर 20 में एग्जाम जो हुआ था, उसमें 12 नंबर के, उसमें 12 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आए थे, 12 नंबर का जो पहला जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से 12 नंबर के जो क्वेश्चन आए थे वो 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आए थे, 6 आए थे। राइट, 12 नंबर के मतलब आपके ट्रू फॉल्स विद रीजन वाले आए थे, और एक क्वेश्चन आया था आपका थ्योरी का 4 नंबर का, और एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था। पहले वाला जो कंपलसरी होता है, जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, अब 100 में से 20 नंबर का पेपर तो इस तरीके से था। बाकी जो 80 नंबर का बचा, 80 नंबर के आपको 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आए, 5 में से आपको 4 करने होते हैं बच्चों। और वो कोई 10 नंबर का, मतलब 20 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी बटे हुए हो सकते हैं। कोई 10 का, कोई 6 का, कोई 4 का, या 10-5-5 इस तरीके से बटा हुआ होता है। ठीक है जी, तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, जो हमें पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, चॉइस आप कह सकते हो एक पूरे कंप्लीट 20 मार्क्स की आपको चॉइस होती है। कई बार क्या है, उसमें जब क्वेश्चन के अंदर ए और बी दोनों में से चॉइस हो जाती है, चॉइस के साथ चॉइस हो जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको इस तरीके से 100 नंबर का पेपर एग्जाम में सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है आपका, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, उस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अकाउंटिंग करवाऊंगा पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे किस तरीके से, आपको मैं सबसे पहले कुछ थ्योरी के जो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले, क्योंकि हो सकता है आपने +1 में, +2 में अच्छे से ना किए हों, तो इसलिए मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आप लोगों ने नहीं अच्छे से किया हुआ। मैं एक एक चीज आपको जो करवाने वाली बनती है, चाहे वो आप कॉमर्स स्टूडेंट से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हो, इस तरीके से आपको करवाऊंगा कि आपको A to Z बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर, आपको धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता जाए, और आगे आगे हम चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने जो मेन चैप्टर्स हैं आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, तो साथ देते जाइएगा अच्छे से। ठीक है, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू मत चलिएगा कि किस तरीके से पेपर में मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का ज्यादा कोई चैप्टर है। तो शुरू में हमें कोई भी सब्जेक्ट करते वक्त बच्चों ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। शुरू में हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। राइट, जो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए हमें जो बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जो उनके ऊपर पहले आपका ध्यान होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज आज शुरू करेंगे जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग थ्योरी का। ठीक है, तो उसके साथ शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है जी। अब देखिए, कहते द कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी set up by American Institute of Certified Public Accountant formulated the following definition of accounting in 1961। ठीक है जी, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की, उन्होंने फॉर्मुलेट करी है डेफिनेशन अकाउंटिंग की, कब, 1961 में। ठीक है जी, 1961 में अकाउंटिंग की डेफिनेशन फॉर्मुलेट करी।
कहते अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांसेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब क्या है, एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। एक आर्ट है किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अब देखिए, जब हम अकाउंटिंग में आप लोगों ने +1 से जितना भी मान लीजिए पढ़ा, चाहे आपने नहीं पढ़ा, तो मान लो बिजनेस एंटिटी की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एक बिजनेस एंटिटी की जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स होते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, सैलरी पे की जा रही है, वेजेस पे किए जा रहे हैं, रेंट पे किया जा रहा है, बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? नंबर 1 रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको हम क्लासीफाई करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं? उसे समराइज कर देते हैं। सम अप करके उसको ओवरऑल डेटर का नाम दे दिया जाता है, क्रेडिटर का नाम दे दिया जाता है, फिक्स एसेट का नाम दे दिया जाता है, करंट एसेट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं? समराइज कर देते हैं। किस तरीके से? सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, और इन टर्म ऑफ मनी में, अब आपको पता है कोई भी ट्रांसेक्शन, आगे जाके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि जो चीजें मनी में मेजर हो सकती हैं वही हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटेड फॉर करते हैं। ठीक है ना, और ट्रांजैक्शंस और इवेंट जो क्या है? एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के मतलब जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन है, वही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करेंगे रिजल्ट का। ठीक है जी, कहते इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो, अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है ना, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। अगर इस डेफिनेशन की बात करें जो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा फॉर्मुलेट की गई है। ठीक है जी, अगर इसको आप बिल्कुल सम अप करके देखने की कोशिश करो, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, कहते हैं नंबर 1 द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेप स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड देन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले कहते हैं जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, स्टार्ट किस तरीके से होता है? हम आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को। हम आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को जो क्या है? विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है जी, विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड देन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है? जो मॉनेटरी कंसिडरेशन में, मॉनेटरी वैल्यू में जिसमें मेजर किया जा सकता है, वही ट्रांजैक्शन को, वही इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। उसको हम फिर जब आइडेंटिफाई हो जाता है देन हम उसको क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, नंबर 2, जब सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, फिर उनको क्या कर दिया जाता है? सेकेंडरी बुक में, सेकेंडरी बुक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब लेजर में, पर्टिकुलर अकाउंट में, राम, श्याम, मोहन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, फिर इन लेजर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ, और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समराइज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग क्या है? ओवरऑल अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, अब आगे अगर बात करें, कहते असेंशली द ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी मींस मेजरिंग एट द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। कहते हैं देखिए, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो इंडियन जो करेंसी है वो रूपी है, तो सभी ट्रांसैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रूपी में। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो रूलिंग करेंसी है वो तो मनी है और रूपी है। ठीक है, तो सभी ट्रांसैक्शन को जो रूपी में मेजर की जा सकती है उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करके रूपी में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, कहते द ट्रांसैक्शन इवेंट मस्ट हैव एटलीस्ट इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते जरूरी नहीं है
पूरा मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। फाइनेंशियल करेक्टर पार्ट भी चलेगा, पार्ट भी चलेगा। मतलब क्या है, आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, कोई सेल परचेज करी है, कुछ पार्ट आपने क्या है फाइनेंशियल करेक्टर है उसमें ट्रांजैक्शन में, और कुछ फाइनेंशियल करेक्टर नहीं भी है, पार्ट नहीं भी है, तो वो चलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, आपने एक्सचेंज करी है, एक्सचेंज करी है, तो पार्टली क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर की जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो कहते हैं अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रेट द रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। However, the above mentioned definition does not reflect the present day accounting function. आज के दिन में सिर्फ अकाउंटिंग में इतना नहीं होता, बहुत कुछ होता है, राइट। वो कैसे, कहते हैं जो डायमेंशन है आज की डेट में मच ब्रॉडर देन जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी उससे काफी आगे अकाउंटिंग पहुंच चुकी है। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, अकाउंटिंग एंड्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कहते हैं आज की डेट में अगर ये वाली बात करें जो हमने ऊपरली डेफिनेशन पढ़ी उसमें अकाउंटिंग का क्या पढ़ा, अकाउंटिंग एंड हो रही है किसके साथ, अकाउंटिंग एंड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हुआ रिजल्ट का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का, उसके साथ ही अंत हो गया। पर मॉडर्न वर्ल्ड में इस इतने के साथ ही हमारी एंड नहीं हुई अकाउंटिंग। ठीक है जी। कहते हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से मैनेजमेंट और ओनरशिप की, और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बिजनेस की, और सोसाइटी गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग रिजल्ट हैज इंक्रीज्ड। कहते जो इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के रिजल्ट की और ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड देयरफॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द इन्फॉर्म्ड जजमेंट हैज आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग एज डिफाइंड इन द वाइडली एक्सेप्टेड definition of accounting given by the American Institute Association in the 1966 which treated accounting as। अब देखिए अगर मैं कुल मिला के सम अप आपको करने की कोशिश करूं इस पॉइंट को, कि देखिए कहते हैं जैसे जैसे हमारी जो बिजनेस एंटिटी, हमारा जो बिजनेस है ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है। ठीक है, अब एक एंटिटी जहां मर्जी किसी भी देश के कोने में जाके कहां पर भी कहीं से भी बैठे हुए व्यापार कर सकती है। अब उसकी वजह से लोगों का जो उस कंपनी में, उस बिजनेस एंटिटी में इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी में, अलग अलग देशों के लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी में। इसलिए जो बिजनेस एंटिटी है उसकी जो जवाबदेही है उसके प्रति इंटरेस्ट होता है बहुत सारे लोगों का जुड़ जाता है। इसलिए कंपनी को क्या है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड में अकाउंटिंग करने की जरूरत बन जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जो अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन करने का तरीका, अकाउंटिंग को डिस्क्लोज करने का तरीका और ज़्यादा इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं जो पहले हम लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट तक ही सीमित होते थे, अब पर अकाउंटिंग की जो आज की डेट में नीड है वो मच मोर देन जो पहले होती थी उससे बढ़ गई है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इनैमोरेट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एज फॉलो। ठीक है, उन्होंने 1971 में जो कुछ फंक्शन इनैमोरेट किए अकाउंटिंग के वो इस तरीके से थे। फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है जी, कहते जो अकाउंटिंग है, द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड, वो क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना प्राइमरली ऑफ किसकी, फाइनेंशियल नेचर की, नंबर एक। नंबर दो, अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन द मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। दस अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, thus accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the result thereof to the person interested in such information। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा काम रिकॉर्डिंग का नहीं, क्लासीफाइंग का नहीं,
समराइजिंग का नहीं, उसके साथ साथ एनालाइज करना भी है, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना और रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का काम है। रिजल्ट को क्या करना, कम्युनिकेट करना। किन लोगों तक कम्युनिकेट करना, उन लोगों तक कम्युनिकेट करना जो इस एंटिटी की अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं। जो जो लोग हमारी बिजनेस एंटिटी में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों तक अकाउंटिंग पहुंचाना, उन लोगों तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टर है कंपनी का, एक कंपनी का इन्वेस्टर है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, डिवेंचर परचेज किए हुए हैं, तो ऑब्वियस है आप उस कंपनी में क्या इंटरेस्टेड नहीं होगे, जानना नहीं चाहोगे कि आप उस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उनकी एसेट्स और लायबिलिटी की जो जो वैल्यूएशन हो रखी है वो सही हो रखी है, सही एक्सपर्ट बंदों ने की हुई है, कहीं कोई किसी तरीके का कोई फ्रॉड या घपला तो नहीं है। तो ये कुछ तो आप जरूर जानना चाहोगे, राइट। अगर आप बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उस कंपनी को, बिजनेस एंटिटी को आपने पैसा उधार दे रखा है, ठीक है, या उधार देने की सोच रहे हो, तो ऑब्वियस आप जानना चाहोगे कि उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी अकाउंटिंग कैसी हो रखी है। तो इसीलिए समय समय पर मतलब एनुअली हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग में जो पहले होता था उसके साथ साथ क्या करना पड़ रहा है, और बहुत कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग सिर्फ सीमित होते थे रिकॉर्ड करने तक, क्लासिफाई करने तक, समराइज करने तक और इंटरप्रिटेशन के साथ। अब इसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इंटरप्रिटेशन के साथ साथ हमें कम्युनिकेट भी करने की जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है उन लोगों को जहां तक जरूरत है, जो जो लोग हमारी बिजनेस एंटिटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। अब आगे बच्चों हम बात करेंगे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। ये जो प्रोसीजर हैं अकाउंटिंग के, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले क्या करना, जनरेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में, प्रोसीजर एस्पेक्ट में कहते दो स्टेप होते हैं, दो एस्पेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जनरेट करना इंफॉर्मेशन को, दूसरा किसके लिए, मतलब यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे की जाती है जी। जनरेट, पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांसैक्शंस और इवेंट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सभी कहते हैं बिजनेस ट्रांसैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, जो एविडेंस होती हैं बाय डॉक्यूमेंट, देखिए ना, जिनके वाउचर्स होंगे, ठीक है, बिल इनवाइसेस वगैरह होंगे, वही ट्रांसैक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। एज एविडेंस बाय द सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप, ठीक है, एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इज डन इन ए बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल, ठीक है। दिस मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेवरल सब्सिडरी बुक। अब इसको हम सेवरल बुक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस एंटिटी की जो ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी हैं, फिर सब्सिडरी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हमें क्या है, सेपरेट सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल पेबल बुक, जैसे जो जो नीड है हमारी उस हिसाब से बुक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किसको करते हैं, जो ट्रांसैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उसको, और जिसके लिए हमारे पास क्या है, एविडेंस है। एविडेंस है आपके पास, मान लीजिए आप देखिए, आपने दो तरीके की, मान लो जैसे सेल करी आपने, सेल के लिए आपके पास सेल बिल होता है, परचेज के लिए परचेज बिल होता है। आपने कोई सैलरी पे करी, वेजेस बिल पे करी, उसके लिए स्लिप होती है आपके पास। मान लो वेजेस, मजदूरों को आप पैसे दे रहे हो, दिहाड़ी दे रहे हो, तो उसके लिए वहां पर आप सिग्नेचर करवाते हो ना वहां से, तो वो आपके पास वेजेस स्लिप है, सैलरी स्लिप है, वेजेस रजिस्टर के ऊपर, सैलरी रजिस्टर के ऊपर करा रखी है एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपने कोई पैसा जमा करवाया है, कैश जमा डिपॉजिट करवाया है बैंक में, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी वगैरह परचेज की है, रेंट वगैरह पे किया है, तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट रसीद तो होती है ना। तो वही हमारी क्या है, एविडेंस है।
कि भाई आपने ये खर्चा किया है। कैसे पता लगेगा कि ये आपने खर्चा किया है? ऑब्वियस है, जब आप वो रसीद दिखाओगे अकाउंटेंट को, आप कहते हो कि लाख रुपए की पेमेंट करी है मैंने ये 4 नाम पे, सैलरी है, कोई रेंट है, कोई आप लोग मान लीजिए स्टेशनरी परचेज करी है, उसके नाम पे आपने बोला कि 4 एंट्रियां डाल दो, तो वो पूछेगा जी भाई बताओ एविडेंस क्या है कि इतनी पेमेंट कर रखी है आपने, तो आप बता दोगे जी ये एंट्रीज, ये हमने पेमेंट करी है, इन ये हमारा एविडेंस है, इन बिल के थ्रू, वाउचर्स के थ्रू, पेइंग स्लिप है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, उसके थ्रू आपको मान लीजिए आप कहते हो कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 10,000 रुपये का। अब उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दिखानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट में आप डेट वाइज, ठीक है, तो जिस डेट को एंट्री पड़ी होगी आप उस डेट की एंट्री इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अर्न रिकॉर्ड कर दोगे बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स की, जो क्या है एविडेंस है, इसके थ्रू, वाउचर के थ्रू, बिल के थ्रू, पासबुक के थ्रू, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। रिकॉर्डिंग के बाद होता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहते हैं क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा। जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उसका सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, ठीक है, विद ए व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट ए वन प्लेस सो एट टू पुट इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अब देखो लेजर बनाते हैं, लेजर में क्या होती है, सभी मान लीजिए परचेज है, परचेज की सभी ट्रांजेक्शन, सभी परचेज एक ही अकाउंट में क्या हो जाएंगी, क्लासीफाई कर दी जाएंगी, कोई ये परचेज की एंट्री है सारी की सारी। तो वहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ये सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री है। जनरल में जैसे आप क्या होता है, एक एक एंट्री रिकॉर्ड करते जाते हो, तो वहां पर आपको ढूंढना है कि परचेज की एंट्री कौन सी है, फर्नीचर परचेज की एंट्री कौन सी है, रेंट पे की एंट्री कौन सी है, वो अलग अलग, ठीक है ना। उसमें आप सिंपल सिंगल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री डेट वाइज रिकॉर्ड कर देते हैं, टाइम वाइज रिकॉर्ड करते जाते हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन हो जाती है। क्लासिफिकेशन कैसे हो जाती है, क्लासिफिकेशन लेजर के थ्रू हो जाती है। हम ट्रांसफर कर देते हैं, कोई रेंट की एंट्री है रेंट अकाउंट में चली जाएगी, परचेज की परचेज अकाउंट में चली जाएगी, फर्नीचर की फर्नीचर अकाउंट में चली जाएगी। दैट इज सिंपली क्लासिफाइड हो जाता है सिस्टमेटिकल मैनर में, जिसको क्या है हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे समराइज। समराइज कहता है इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा। कहते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कंसर्न करती है प्रिपरेशन, कंसर्न रखती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन ए मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं समराइजिंग में, कहते हैं यहां पर हम लोग प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, और प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग मैटर यहाँ पे कंसर्न होता है समराइजिंग का, ठीक है, कि भाई जो जिस तरीके का यूजफुल है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए, उस तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं सम अप कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरीके से हम लोग उसको क्या कर देते हैं समराइज कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस चीज का प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोसेस है, जहां पे हम लोग क्या कर देते हैं पूरा का पूरा समराइज कर देते हैं। और चौथे नंबर पे क्या है एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या है, कहते हैं एनालिसिस मींस मैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस आर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखिए ना, कोई भी डेटा है जब तक आप उसको सिंपल बिल्कुल फॉर्म में नहीं बनाओगे, इस तरीके से नहीं बनाओगे कि वो क्या है जो एंड यूजर है, जो उसका मेन इस्तेमाल करने वाला, लास्ट यूज करने वाला लोग पर्सन है, उनके लिए आसानी से समझा नहीं जा सकता, तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं बनता, ठीक है ना। तब तक उस डेटा का कोई, उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, जब तक क्या है वो सामने वाले को जिसके लिए आपने बनाया था उसको ही अगर समझ नहीं आ रहा, उसको ही अगर पसंद नहीं आया, तो उसका बनाने का मतलब ही नहीं बना, उसका कोई सेंस ही नहीं निकला। इसलिए कहते हैं हमें इस तरीके से डेटा तैयार करना चाहिए, इंफॉर्मेशन तैयार करनी चाहिए जो क्या है बिल्कुल आसान हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, ठीक है। ऑल द फॉर एग्जांपल ऑल द आइटम रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट आर पुट एट वन प्लेस व्हाइल ऑल आइटम रिलेटिंग टू करंट एसेट आर पुट एट अनदर प्लेस।
जैसे कि आप लोग देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में हम लोग फिक्स एसेट एक तरफ, करंट एसेट एक तरफ, ठीक है ना, फिर उसको फिक्स करंट एसेट के अंदर भी हम कैश अलग, बैंक बैलेंस अलग, स्टॉक अलग, डेटर अलग, बीआर अलग। तो वो किस लिए करते हैं कि भाई देखने वाला बड़ी आसानी से समझ जाए कि भाई हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी एसेट लायबिलिटी किस तरीके से है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। कहता है जी ये फाइनल फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग का, जहां पर कहता है इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन ए मैनर दैट विल enable the end user to make the meaningful judgment about the financial condition and profitability। ठीक है ना, तो जो हमारे पास जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसका सही तरीके से अपने तरीके से वो इंटरप्रिटेशन कर लेगा जो यूजर एंड यूजर होगा। ठीक है, जो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, वो सोच रहा है कि हमारी कंपनी में शेयर खरीदने की सोच रहा है, तो वो इसको देख के भी अपना डिसीजन ले सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि भैया ये कंपनी जो बिजनेस एंटिटी की सिचुएशन है अच्छी जा रही है कि नहीं, ठीक है, मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मान लो कोई लैंडर है, वो सोच रहा है कि मैं इस कंपनी में लोन दूं या ना दूं, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को देख के इंटरप्रिटेशन कर सकता है, अपनी जजमेंट बना सकता है। और लास्ट है कम्युनिकेट करना। कहता है इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहते हैं ये कंसर्न है किसके साथ, ट्रांसमिशन के साथ, मतलब भेजने के साथ। समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर। ठीक है ना, एंड यूजर को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन समराइज वे में, ठीक है, एनालाइज्ड वे में, ठीक है, और इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, कि वो क्या है अपना रैशनल डिसीजन ले पाए, सही तरीके से उसका डिसीजन ले पाए। दिस इज डन थ्रू द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इंक्लूड्स द यूजुअल P&L, बैलेंस शीट, ठीक है, उसमें रेशो वगैरह भी हो जाती हैं, ग्राफ हो जाते हैं, डायग्राम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जो क्या है इंफॉर्मेशन जो कंपनी की बिजनेस एंटिटी के साइज के हिसाब से बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से ही आगे क्या है बिजनेस एंटिटी जो क्या है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।